मेरा ये मानना है कि सिंधु लिपि जो है वो अफीम है एक किस्म की, कि जो भी कोशिश करता है इसको पढ़ने की वो बरगला जाता है, बौखला जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। खुदाई करने में ही प्रमाण नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑल एक्सकेवेशन इज डिस्ट्रक्शन। और उनके बारे में फिर अफवाहें भी उड़ती हैं कि ये सुरंग वहाँ से वहाँ निकलती है, यहाँ से वहाँ निकलती दिल्ली से आगरा पहुँचते थे और पता नहीं, तो सब ऐसे ही है, शेख चिल्ली। सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि जो महाभारत से संबंधित कुछ स्थल हैं उनके नाम अभी भी उपलब्ध है, जैसे प्रस्थ जो है, पानीपत, इंद्रप्रस्थ। अच्छा, जेएनयू में भी कुछ मिला था क्या? जेएनयू में तो मुझे मिला क्या, एक पैलियोलिथ, वो भी संयोग से। आजकल इतिहास सबकी रुचि का विषय बना हुआ है, सब इसमें दिलचस्पी रखते हैं और हाल फिलहाल राजनीति ने भी इसमें रुचि लेनी ज़्यादा शुरू की है। तो एएसआई बहुत सुनने में आ रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बेसिकली एएसआई 163 साल पुरानी संस्था है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है, लेकिन हिंदुस्तान में वैज्ञानिक ढंग से इतिहास जानने समझने की शुरुआत एशियाटिक सोसाइटी ने की थी। विलियम जोन्स, उन्होंने स्थापना की और ये 1784 में स्थापित हुई। आज एएसआई का वितान खूब लंबा चौड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर से लेकर और दमन दीव तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, राजस्थान तक, सब जगह एएसआई काम कर रहा है। नई नई बातें हर रोज़ पता चल रही हैं और अब तो एएसआई की ढूंढी हुई चीज़ों पर यह कहा जाने लगा है, मांग होने लगी है कि टेक्स्ट बुक्स को फिर से लिखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इसे मानते हैं। बेसिकली एएसआई काम क्या करता है, कैसे करता है, एएसआई के चैलेंजेस क्या हैं, और एएसआई को लेकर हम में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, तो उन सभी को दूर करेंगे। और बीएम पांडे साहब आज हमारे साथ हैं। सर जो हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे हैं। 1996 में आप इस पद से रिटायर हुए, 35 साल तक आपने एएसआई में काम किया। आप स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी, जो अब इंस्टीट्यूट है ग्रेटर नोएडा में बड़ा, और जहाँ से बड़े बड़े लोग तैयार हो रहे हैं, हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते हैं बाद में, आप वहाँ पहले बैच के स्टूडेंट थे और महान इतिहासकार बीबी लाल के आप शिष्य रहे, पद्म विभूषण, जिन्होंने पहली बार आर्कियोलॉजी की दृष्टि से महाभारत और रामायण की परतें खोली, वरना इससे पहले केवल माइथोलॉजी कहकर उन्हें हम सरका देते थे साइड में। आपने राजस्थान के कालीबंगा, गिलोन, सरदारगढ़, जम्मू के बुर्ज होम, दिल्ली के पुराना किला, कुरुक्षेत्र के थानेसर में हुई खुदाई में हिस्सा लिया और आपके अंडर बहुत सारे सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट तैयार हुए, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उनमें से कुछ से हम अक्सर बात भी करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और कई सवाल मन में है, हालांकि हमने अपना 7वां या 8वां एपिसोड सिनौली की खुदाई पे किया था। सिनौली में तब खुदाई चल रही थी, अभी भी चल रही है, और बहुत इंटरेस्टिंग कुछ फाइंडिंग्स वहाँ से मिली थी। एक रथ निकला था, कुछ महिलाओं के शव मिले थे जिनके टखने से नीचे पाँव कटे हुए थे। अब जब भी ऐसा कुछ मिलता है तो वो थोड़ा रोमांच पैदा करता है, लेकिन डिकोड करने में वक्त लगता है। ऐसा ही कुछ हड़प्पा की लिपि को लेकर भी है। आपने तो हड़प्पन साइट्स पर खुदाई की है, बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, पहला सवाल भी है ये मेरा, कि आज इस वक्त जब हम यहाँ बैठे हैं तो हम उस सभ्यता के बारे में नया क्या जानते हैं? पहली बात तो ये है कि इस हड़प्पा संस्कृति का विस्तार वो काफ़ी फैल गया है, और ये नए नए जो काम हुए हैं उससे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम अभी हुआ है मेरी दृष्टि से, वो जो भी हड़प्पन सीलिंग्स मिली हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उनका एक कॉर्पस तैयार हो गया है जो फिनलैंड से छप रहा है। आस्को पारपोला ने एडिट किया है उसको, मैं भी उन संपादकों में एक हूँ। तो वो एक मेरे विचार से वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि आए दिन लोग कहते हैं कि मैंने जो इस सिंधु लिपि पढ़ ली है, और कुछ लोग बौखला। अभी हाल ही में मेरे पास किसी ने एक किताब भी भेजी, अभी 15-20 दिन पहले, और मुझे कहा गया कि इस पे अपने कमेंट्स दो। मैंने बोला मेरा कमेंट तो ये है कि इसको फाड़ करके फेंक दो क्योंकि मेरे विचार से हड़प्पा लिपि को पढ़ने में जो लोग अपना समय खराब करते हैं, या तो उनका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया होता है इतनी मुश्किल है? मुश्किल क्या मतलब, मुश्किल, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो भी इसका प्रयास करते हो, कहते मैंने पढ़ ली है, और वो कुछ आएँ बाएँ साएँ कुछ उसमें पढ़ करके दिखा देते हैं, जिसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता, अनर्थ भी नहीं कह सकते उसको। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है
कि हड़प्पा संस्कृति या सिंधु लिपि जो है उसको पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं गया। हालांकि जो अभी आपको शायद मालूम होगा, फिनलैंड से कॉर्पस ऑफ इंडस इंस्क्रिप्शन छप रहा है, उसका अभी जो वॉल्यूम 4 भी आ गया है। मैं भी उसका एक संपादक सही है। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, मैं पहले बात करता हूँ एसआई के लोगों से, वो मेरी जिज्ञासा थी जानने की। एक तो ये कि हड़प्पा को लेकर या सिंधु सभ्यता को लेकर इतनी रुचि क्यों है सबकी, मतलब आम लोगों की भी और एएसआई वालों की भी, और मैं एक लोभ भी देखता हूँ उसमें कि सब चाहते हैं कि उनका नाम इससे कहीं ना कहीं जुड़ जाए। ऐसा क्यों है? मतलब हमें तो हो सकती है रुचि, एएसआई में भी, खासकर एएसआई में काम करने वालों को इतनी दिलचस्पी क्यों है इससे पर्टिकुलरली? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मेरे विचार में लोगों की रुचि इसलिए है कि इस संस्कृति के कौन लोग थे, और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि उनकी एक बाकायदा एक लिपि हुई है और उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, हालांकि कई लोगों ने क्लेम किया है। मुझे याद है हमारे कलीग हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आए एक दिन मेरे पास, कहने आई हैव डिसाइफर्ड द इंडस स्क्रिप्ट, यू अरेंज माई लेक्चर। तो मैंने बोला मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर मैंने फिर लाल साहब से कहा, मैं उन दिनों लाल साहब के साथ था, कि ये जो हमारे कलीग हैं ये कह रहे हैं मैंने पढ़ ली है। तो उन्होंने बोला इस पहले से बताए तो सही मुझे कैसे नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं सबके सामने बताना चाहता हूँ, क्योंकि कोई मेरी इसको थ्योरी को तो मेरा कहने का उनका लेक्चर रखा, बड़ा आए बाएँ साएँ उन्होंने बोला, मक्खन आसन उन्होंने जैसे एक सील में पढ़ा, मुझे याद है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि सिंधु लिपि जो है वो अफीम है एक किस्म की, कि जो भी कोशिश करता है इसको पढ़ने की वो बरगला जाता है, बौखला जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो ये है। जैसे सब तो स्कॉलर नहीं है, इतिहास तो फिर भी सबके हिस्से आता है पढ़ने में, स्कूल्स में हम पढ़ते हैं। एक लाइन हम सुनते हैं कि वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान की खोज की, फिर जब हम थोड़ा गहरे में पढ़ते हैं तो पता चलता है नहीं, समुद्र के रास्ते से आए थे, समुद्री मार्ग की खोज की थी। ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि हड़प्पा से पहले कुछ हुआ ही नहीं है, यही ऐसी एक सभ्यता है जो नगरीय सभ्यता है, उसके पहले कुछ उतना उन्नत नहीं था। मतलब ये हमें मालूम है ऐसा नहीं है, लेकिन हम जैसे लोग जो आम तौर पे इतिहास नॉर्मली पढ़ते हैं ऐसा लगता है। मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके इर्द गिर्द और कौन सी सभ्यताएं थी, हिंदुस्तान में भी पनप रही थी क्या, उसके पहले भी कुछ हुआ है क्या, हम आर्कियोलॉजी की दृष्टि से समझना चाहेंगे। नहीं, हड़प्पा संस्कृति केवल एकमात्र रही थी, ये धारणा ही गलत है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति की समकालीन अन्य संस्कृतियां भी तो थी, और विशेषकर ताम्र आश्म युगीन कैलकोलिथिक जिसको कहते हैं। तो अब जैसे एक स्थल है गिलूंद, जहाँ मैंने ट्रेनिंग वहीं पर ली थी, वो भी कैलकोलिथिक साइट है और ऑलमोस्ट कंटेम्पररी है आसपास ही उसके। हाँ। तो ये लोगों में ये धारणा है कि जैसा आपने कहा कि हड़प्पा संस्कृति ही थी और वही बेस्ट है, वही श्रेष्ठ है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं था। और भी अन्य क्षेत्रों में थी कैलकोलिथिक, ये ताम्राश्म संस्कृतियाँ, तांबे का यूज करते हैं इसलिए कहते हैं। हाँ। और बाद में अब जैसे चूंकि यूट्यूब का ज़माना है तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से फुटेज भेजते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वो घूम के आते हैं जब हड़प्पन साइट्स पे। तो ये प्रश्न वहाँ भी उठता है, यहाँ भी उठता है कि इतनी उन्नत नगरीय सभ्यता, ये लोग गए कहाँ? क्या अब अपडेट है, कुछ पता चला है, किसी तरफ हम पहुँचे हैं कि हुआ क्या था? इनका तो ग्रेजुअल डिके हो गया संस्कृति का, और उसके बाद वो लोग कहाँ गए, उसका आउटकम क्या हुआ, ये कहना भी निश्चित रूप से संभव नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले एएसआई के ही एक डायरेक्टर साहब की बात सुन रहा था, वो इस पर ये भी कह रहे थे कि ये धारणा कि वो मर गए सब, ये गलत है, बल्कि शायद ऐसा हुआ ग्रेजुअल डिके हो गया जी, कि वो दक्षिण के कुछ हिस्सों में या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ शायद आगे बढ़े और फिर वहाँ भी बसे, और बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी वहाँ पर मिलती हैं जिनका लगता है कि वही लोग थे जिन्होंने कभी हड़प्पा में जो रहे थे। पता नहीं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन
ये निश्चित है कि इस संस्कृति का ह्रास हो गया और ये समाप्त हो गई। अच्छा सर, अभी साल भर पहले पता चला था पुराना किले में खूब जोर शोर से खुदाई हो रही थी। अब मैं पूछूंगा कि एएसआई कैसे क्या चैलेंजेस देखता है, कैसे पता चलता है कुछ, लेकिन ये बताइए कि पुराना किला के तो आजू बाजू से हम बहुत बार निकलते हैं, हमें यही पता था कि ठीक है मुगल दौर में बना है, पर जब खुदाई शुरू हुई तो पता चला कि 8-9 परतें हैं, लगभग हर वंश हर साम्राज्य में उसका अपना एक रेलेवेंस रहा है, और आप तो खुद भी वहाँ थे, आपने वहाँ पे भी खुदाई की है। पुराना किला, इसका रहस्य क्या? रहस्य क्या है कि एक पहली बात तो ये है कि परंपरा के अनुसार ये महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ उससे जोड़ा जाता है, और मेरा अपना मानना है कि ये जो हम इस प्रकार की परंपराएं हैं वो झूठी नहीं हैं, उनका वो कोई न कोई तथ्य से संबंधित है। लेकिन यह है कि खुदाई में इंद्रप्रस्थ नाम का कोई शहर मिला हो ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि वहाँ पर कई लगभग आप समझ लीजिए कि लेट मुग़ल से लेकर के पीछे चाहिए तो सल्तनत और राजपूत और उसके पहले के शुंग कुषाण, जी शुंग कुषाण, फिर मौर्य, और उसके पहले का जिसको पेंटेड ग्रेवेयर से वो कनेक्ट करते हैं, जो लाल साहब ने कनेक्ट करने की कोशिश करी कि पेंटेड ग्रेवेयर जो है वो महाभारत कालीन है। इसे थोड़ा सा हमारे लिए आसान कीजिए जो आप कह रहे हैं। जो सबसे पहला मिला है वो क्या मिला है पुराना किला में? पुराना किला में सबसे पुराना जो मिला, जिसको कहते हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में ओकर कलरवेयर। जी, ये कितना पुराना सर? ये पेंटेड ग्रेवेयर से पहले का है। साल मतलब हमारे आसानी के लिए, फिर भी आसानी से लेकर के तो इसको ओकर कलर को 3rd मिलेनियम BCE में ले जा सकते हैं। तो कम से कम भी 2600-2700 साल पहले से जहाँ पुराना किला आज है दिल्ली का, वहाँ लोग रहे हैं। वो इतना बड़ा माउंड है, वो टीला है जो आप देखिए, सड़क से देखेंगे तो लगेगा पता नहीं पहाड़ जैसा क्या है। हालांकि अभी तो जो शेरशाह कालीन दीवार है उससे वो ढक जाता है, लेकिन काफ़ी बड़ा माउंड है। हाँ, मतलब बाहर से तो केवल वो किला समझ में आता है, अंदर जाने के बाद फिर वहाँ पूरा माउंड है, उस तरह से पूरा माउंड है। तो आप लोगों ने कब खुदाई की थी वहाँ पे? मैंने तो खुदाई करी थी, अब मैं याद करने की कोशिश करता हूँ 1968 से 72 तक मेरा ख्याल है। मतलब मुझे वेगली ऐसा याद आता है। अब ये याद रखिए कि मेरी भी उम्र हो गई है। हाँ बिल्कुल, आपका जन्म 1939 का है, तब खुदाई हुई थी और अब हो रही है। अभी फिर से हो रही है, वसंत कर रहे हैं जी। लेकिन आप ये समझिए, मतलब अब जो मेरे गणित है वो ये कह रहा है कि 50 साल हो गए, तो क्या कारण है कि हम वहाँ पर सिलसिलेवार खुदाई नहीं कर पाते, बल्कि बहुत बहुत अरसा हो जाता है फिर खुदाई शुरू होती है? ऐसा भी तो होता होगा ना, इन बीते सालों में बहुत सारे प्रमाण नष्ट हो जाते होंगे। खुदाई करने में ही प्रमाण नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑल एक्सकेवेशन इज डिस्ट्रक्शन है, अनलेस प्रॉपरली रिकॉर्डेड। तो पर कारण क्या है कि हम सिलसिलेवार ढंग से नहीं करते? 50-50 साल लग जाते हैं फिर से करने में। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो है, पहली बात तो ये है कि बहुत समय लेता है। ऐसा तो है नहीं कि हमने खुदाई उठाई और खोदना शुरू कर दिया, चाकू से खुदाई करते हैं। और दूसरा, उसके साथ प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी ज़रूरी होती है। ये नहीं कि हमने खोद के छोड़ दिया, उसकी प्रत्येक दिन एक्सकेवेशन के बाद हमको अपना डायरी लिखनी पड़ती है, जो कि बेसिक रिकॉर्ड होता है। और जो एक्सकेवेशन का जो डायरेक्टर होता है वो अपने अलग से नोट्स बना के रखते हैं, ताकि जैसे मैंने कहा ना, ऑल एक्सकेवेशन इज डिस्ट्रक्शन अनलेस प्रॉपरली रिकॉर्डेड। टूल्स क्या होते हैं जब हम खुदाई करते हैं, जब एक टीम जाती है, किन टूल्स से करती है, कैसे संरक्षित रखती है? और मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारी चीज़ें तो वापस वहीं की वहीं दोबारा दफना भी देते हैं, कहीं वो ख़राब ना हो जाए, कहीं कैरी नहीं कर सकते अगर किसी को कुछ ऐसा लगता है तो छोड़ भी देते हैं। दोबारा दफनाने का तो मुझे नहीं ऐसा कोई याद आता है। ठीक है। और एक बारी एक्सकेवेशन में कोई ऑब्जेक्ट
चाहे वो मेटल का हो या पॉटरी हो, वो एक बार एक्सपोज हो गया तो उसको तो दोबारा वापस रखने का सवाल ही नहीं उठता। सबको ले जाते हैं। हाँ, हटा देते। कोई देखना चाहे तो कहाँ जाए? तो उसके लिए साइट म्यूज़ियम है ना, पुराने किला में जैसे साइट म्यूज़ियम है, वहाँ आप देख सकते हैं जो कुछ भी पिछली खुदाइयों में मिला है। और आमतौर से जब खुदाई चलती है तो एक टेम्परेरी एग्जीबिशन भी लगाई जाती है ताकि लोग आके देख सकें। लोगों को उत्सुकता तो होती है ना, ये कौन है, क्या मिल रहा है। ये नहीं कि लोग आए उनको कहा भागो यहाँ से, ऐसा तो है नहीं। हाँ, मतलब सब स्कॉलर होना सही, लेकिन रुचि तो सबकी हाँ, होती है। रुचि होती है। अखबार में रोज छपता है कि खुदाई शुरू हो गई है। नहीं, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आके देखते हैं, वो कहते हैं ये चाकू से क्या खुदाई कर रहे हैं क्योंकि चाकू तो हाथ में हर एक के होता है ना। हम भी कर सकते हैं लेकिन यही सब सिखाते हैं इंस्टीट्यूट में कि कैसे खुदाई की जाए, किस तरह से चाकू का उपयोग हो। कैसे किया जाए ये नहीं बताते, करना पड़ता है। इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं, एक खास तरह से चाकू चलाना होता है। साइट में सिखाते हैं। मैंने तो अपना चाकू अपना रखा हुआ है। हाँ, जो मैंने इस्तेमाल किया था। बहुत पुराना खुद में पुराना हो गया। तो मेरा प्रश्न था, लौटता हूँ वहीं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जब हमें 70 के आसपास पता चला कि पुराना किले में खुदाई हो रही है, कुछ चीज़ें निकली, 4-5 साल खुदाई हुई, आप भी वहीं थे, उसके बाद हमें 50-50 साल फिर उसी साइट पे जाके खोदने में क्यों लगते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम फिर 2-4 साल बाद जाके खुदाई करें? ये तो मुझे पता है कि मौसम वगैरह सब देखना पड़ता है, पर 50 साल तो बहुत ज़्यादा है। जो खुदाई करी है उसके मटेरियल का भी तो स्टडी के लिए वक्त चाहिए। 50 साल 50 साल नहीं, 50 साल नहीं। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो एक्सकेवेशन जिसने करने का मन बनाया है उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या सोचते हुए उन्होंने खुदाई करने की सोची है, क्या सवाल उनके मन में है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो खुदाई हो गई है उसमें सब कुछ मालूम पड़ गया है। आप अगर पुराना किला ही गए हों तो आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में खुदाई करी है। जब खुदाई हुई थी जिसमें मैंने भाग लिया था, तो वो हिस्सा था जो एक सीढ़ी से उतर के जाए नीचे, पानी तक पहुंचने का एक किले में दीवार में बना हुआ था। तो उस क्षेत्र में किया था क्योंकि वहाँ पर स्लोप था, और स्लोप में नीचे के अर्लियर जो स्तर हैं वो आसानी से बग़ैर वक्त ज़्यादा गंवाए पहुंच सकते हैं। मैं सुनता हूँ जैसे पुराना किला है या बाकी किले हैं, यहाँ कुछ पुराने रास्ते हैं, अंडरग्राउंड हैं, सुरंगें हैं, आम लोग तो पहुँचते नहीं हैं, ASI भी उन्हें बंद करवा देती है। क्या ASI वाले भी जाते हैं सुरंगों से होकर? पता नहीं, मैं तो किसी सुरंग में नहीं गया मैं तो किसी सुरंग में नहीं गया। बचते हैं? बचते नहीं है, आवश्यकता क्या है ऐसा। पर उनके बारे में फिर अफवाहें भी उड़ती हैं कि ये सुरंग वहाँ से वहाँ निकलती है, यहाँ से वहाँ निकलती है। दिल्ली से आगरा पहुँचते थे और पता नहीं, तो सब ऐसे ही है। शेख चिल्ली शेख चिल्ली से याद आया, थानेसर शेख चिल्ली का मकबरा जहाँ है वहाँ भी आपने खुदाई की थी, और बाण भट्ट के हस्तचरित्र में वर्णित कई चीज़ों का प्रमाण आपने खोजा। इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या था? ये गए थे, सुशांत गए थे। पहली बात तो ये कि थानेसर जो है वो एक बहुत पुराना शहर है, नगर है, और महाभारत से के संदर्भ में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ तक हमारी खुदाई का सवाल है, थानेसर जो है उसमें थानेसर जो बस्ती है वही एक पुराने टीले के ऊपर स्थित है। ये जो टीला है जहाँ हमने खुदाई करी थी, ये काफ़ी बड़ा टीला है और वहाँ पर कोई बस्ती नहीं है। तो इस लिहाज से ये सोचा गया कि यहाँ पर खुदाई करना जो है ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जहाँ कहीं कोई बस्ती होती है वहाँ पर खुदाई करना मुश्किल होता है। तो यहाँ खुदाई हमने करनी शुरू करी और हमको काफ़ी रोचक प्रमाण मिले। हालांकि मैं तो चाहता था कि एक आध सीज़न और खुदाई की जाए, लेकिन नहीं कर पाया। अपने में ही काफ़ी कुछ मिल गया, और उसकी रिपोर्ट जो अभी तक मैं तैयार नहीं कर पाया हूँ उसका मुझे बहुत ग्लानि है। रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया सिवाय प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के, और कुछ एक आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं। ऐसा क्यों होता है सर? रिपोर्ट राइटिंग जो है वो फुल टाइम जॉब है और उसके लिए एक टीम चाहिए। थानेसर में जब मैंने खुदाई करी थी
तो टीम जो है वो जो कहते हैं भानुमति का पिटारा, कोई यहाँ से उठाया, किसी को यहाँ से लिया, तो बाद में एक्सकेवेशन ख़त्म हुई, टीम बिखर गई और मेरे जैसे लोग रिटायर भी हो गए। और ये इसका मुझे बहुत दुख है कि मैं थाने सर की रिपोर्ट अभी तक नहीं लिख पाया हूँ। आर्टिकल्स मैंने ज़रूर लिखे हैं, कई जगह छपे हैं, और मैंने अपने जो सहकर्मी थे उनसे कहा कि तुम लोग चाहो तो लिखो, अच्छा है लोगों को पता तो चले, लेकिन पूरी रिपोर्ट नहीं बना सका। इसका मैंने बताया आपको, दुख है, लेकिन दुख तो समाधान नहीं है ना। अच्छा, और किन जगहों के बारे में आपको दुख है कि यहाँ खुदाई होनी चाहिए थी, यहाँ जाने क्या क्या मिलता और किन ही कारणों से नहीं हो जगह सका? तो हिंदुस्तान में, हमारे देश में कई जगह हैं जहाँ पर होनी चाहिए। आपको जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा, जिन जगहों का? जिन जगहों का हो जी, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। मैंने बात जब की एएसआई वालों से पहले भी, तो उन्होंने कहा साहब ऐसे तो आप लिस्ट बनाते चले जाइए, लाखों जगह हैं, हमें मालूम है कि यहाँ पर खुदाई करेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। इनफैक्ट वहाँ पर लोग बसे हुए हैं, लेकिन डर अब इस बात का है कि लोगों को हटा भी नहीं सकते, फिर उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, बहुत विरोध होता है। हाँ, तो हमें पता है कि इसके नीचे है, लेकिन हम खोद नहीं सकते। तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने तो लगभग एएसआई में इतना लंबा समय बिताया है, कितना जुड़े रहे, एक पुरातत्ववेत्ता होने के नाते ये दर्द तो होता होगा कि ये पर्टिकुलर कुछ जगह ऐसी हैं कि यहाँ तो स्पेसिफिकली होना ही चाहिए था और कर नहीं पा रहे हैं, वरना क्या क्या पता चलता पता नहीं, इतिहास की धारा मुड़ जाती। कुछ याद आती है ऐसी जगह? कई जगह हैं, कश्मीर में ही ले लीजिए, बहुत जगह हैं जहाँ मैं थोड़ा बहुत काम किया है, और हमारे कलीग्स ने लोकेट भी करी थी कई साइट्स। और बाकी हमारे दोआब एरिया में, गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में तो पुराने स्थल भरे पड़े हैं, लेकिन हर जगह की खुदाई करना तो संभव नहीं है, क्योंकि खुदाई जो है वो न केवल महंगा है, क्योंकि हम कोई ट्रैक्टर चला के तो खुदाई नहीं करते ना, छोटे चाकू ही तो हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट रहता है। क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि सिलसिलेवार ढंग से खुदाई नहीं हो पाती, बहुत बहुत वक्त लग जाता है और बजट बीच में बाधा बनता होगा? बजट तो पता नहीं, अभी तो मेरे समय में तो कोई ऐसी समस्या नहीं हुई थी। बजट मिल जाता था बढ़िया? मुझे तो खुदाई में कोई समस्या नहीं हुई। ये तो बड़ी बात है। मैं तो यही सुनता हूँ कि साहब बजट का बड़ा स्ट्रेन रहता है, वरना हमारा बस चले तो हम तो पता नहीं कहाँ का काम कर दें। अच्छा है कि बस नहीं चलता उनका। ये भी सही बात है क्या कि जैसे हमें पता चला कहीं कि यहाँ पर कुछ मिल सकता है, तो तय करना पड़ता है कि बस इस पर्टिकुलर हिस्से में ही हम एक्सकेवेशन करेंगे, सारा का सारा खोदा जाना ना ज़रूरी है और ना खोदा जाना चाहिए, ऐसा भी है? हाँ, क्योंकि अगर आप एक बारी एक 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 एडेज है, हमारे सर मॉर्टिमर व्हीलर की किताब है, क्या स्टिल डिगिंग या क्या है, उसमें ऑल एक्सकेवेशन इज डिस्ट्रक्शन। तो आपने खुदाई कर दी एक बारी तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया जो कुछ भी है, सिवाय इसके कुछ स्ट्रक्चर्स जो आसानी से बच सकते हैं वो छोड़ दिए। ये डिपेंड करता है कि एक्सकेवेटर कौन है। ये भी एक पूरे साइट का एक्सकेवेशन, जो जैसे बताएं, एक्सकेवेशन बड़ा महंगी वो है, आप चाकू से और उससे खुरच रहे हैं धीरे धीरे, वक्त लगता है, लेबर इंटेंसिव भी है, और जैसा मैंने कहा ना, ऑल एक्सकेवेशन इज डिस्ट्रक्शन। आपने एक बारी खुदाई करी, आपने एविडेंस ख़त्म कर दिया, अगर आपने प्रॉपर्ली नहीं खुदाई करी तो। आप जिनके शागिर्द हैं बीबी लाल साहब, तो मैं परिचय में भी कह रहा था कि उन्होंने महाभारत को मतलब माइथोलॉजी से निकाल कर इस दृष्टि से भी देखने की कोशिश की कि वो वाकई उसके कुछ प्रमाण हैं। आप भी कुछ ऐसी जगहों पर गए, थाने सर उनमें से एक नाम है। लोगों की बहुत उत्सुकता होती है जानने में, अभी सिनौली की खुदाई हो या बरनावा की हो, वहाँ भी यही प्रश्न है कि क्या यहाँ महाभारत कालीन कुछ मिल रहा है, क्या हमने जो महाभारत में पढ़ा है उससे मिलता जुलता कुछ वाकई है। इस पर मैं आपका जानना चाहूँगा, विचार क्या है नहीं है, अभी संदेह ही है? मेरे ख्याल में एकदम कोई चीज़, कुछ वस्तुएं मिलती हैं खुदाई में तो तुरंत उनको जोड़ना समीचीन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कोरिलेट कर रहे हैं दो, एक जो ट्रेडिशन है और जो जिसका कुछ अकाउंट भी अवेलेबल है, रिटन अकाउंट,
और जो खाली जिसको कहते हैं बच्चा सक्का के, तो इसको एकदम जोड़ना उचित नहीं होगा जब तक कि आपको कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले जोड़ने के लिए। और सिनौली का आपने जिक्र किया कि उसको आपने, या बरनावा का जिक्र किया, अब वो कौन से काल के हैं और महाभारत का काल क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। ये भी तो एक प्रश्न उठता है ना कि महाभारत कब हुआ था, कब वो लिखा गया, कब लिखी वो कथा कब लिखी गई थी। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही तो हम कोरिलेट कर सकते हैं ना। फिर भी एएसआई को कभी कुछ ऐसा मिला जिससे ये बात प्रमाणित होती हो कि हाँ, महाभारत जो हम पढ़ रहे हैं वो दरअसल हुई थी? कुछ भी ऐसा कहीं कभी भी मिला है? क्यों, सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि जो महाभारत से संबंधित कुछ स्थल हैं उनके नाम अभी भी उपलब्ध हैं, जैसे प्रस्थ जो है, पानीपत, इंद्रप्रस्थ, तिलपत इत्यादि, बागप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ। हाँ, तो इसलिए इसको पूरी तरह से नकारना भी उचित नहीं है और पूरी तरह से उसको मानना भी उचित नहीं है। इसमें थोड़ा संभल के। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो मैं यही देखता हूँ कि उन्हें एक तरफ तो जो माइथोलॉजी में उपलब्ध चीज़ें हैं वो उनके सामने होती हैं, जिनके बारे में माना जाता है कहीं तो कुछ होगा तभी तो लिखा गया, और दूसरी तरफ उन्हें जो एक्सकेवेशंस में मिलता होगा तो प्रश्न बार बार उठते होंगे कि ये उससे ही मिलता जुलता है या नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल होता है ना, जब क्योंकि जब हम आर्कियोलॉजी में जब खुदाई हम करेंगे, जो प्रमाण मिलेंगे वो तो मटेरियल रिमेन्स के आधार पर होगा, और जो महाभारत या जो रामायण जो है वो तो लिटरेरी टेक्स्ट हैं, उसमें कई चीज़ें जो हैं बढ़ा चढ़ा के भी लिखी गई हैं, तो उसको अक्षरशः सत्य मान के कोरिलेट करना भी थोड़ा सा जोखिम का काम है। हालांकि जैसे बताया आपको, इंद्रप्रस्थ है, ये जो प्रस्थ मिले हैं इनको कोरिलेट करना संभव है, लेकिन पूरी तरह से जब मटेरियल रिमेन्स को हम कैसे करेंगे। जैसे महाभारत में जो वर्णित है वो इतना एग्जेजरेटेड है, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के करना पड़ता है काम। अच्छा, जेएनयू में भी कुछ मिला था क्या? जेएनयू में तो मुझे मिला था एक पैलियोलिथ, वो भी संयोग से। मैं पैलियोलिथ है क्या, पहले थोड़ा सा समझा दीजिए हमें। पैलियोलिथ है अर्ली स्टोन एज, आरंभिक प्रस्तर पाषाण युग का एक उपकरण। हाँ। जेएनयू पे वहाँ जेएनयू में मिला था। क्या हुआ? वो संयोग से मैं गया था मेरे मित्र डॉक्टर बीडी चट्टोपाध्याय के पास, तो बस से उतरा, सामने मेरे पड़ा हुआ था बहुत बढ़िया एक पैलियोलिथिक हैंडेक्स। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन, मैंने कहा इस तरह पड़ा हुआ मिल गया मुझे, तो बाद में मैंने पब्लिश भी किया वो मैन एंड एनवायरनमेंट में एक पेपर उस पर। उससे सर क्या लर्निंग होती है, उससे क्या हमें समझ में आता है? यहाँ पर आदिम युग के लोग जो हैं वो उनकी बसासट रही होगी, बसासट तो क्या रही होगी, मतलब वहाँ पर हलचल रही होगी, आते जाते रहे होंगे। हाँ, हो सकता है वहाँ रहे। बाद में फिर कुछ और भी स्कॉलर्स ने वहाँ एक्सप्लोरेशन किया था और उनको पैलियोलिथिक टूल्स मिले थे। अच्छा, तो आज हम जिस पहाड़ी पर जेएनयू को देखते हैं वहाँ कितने हजार साल पहले लोग चलते फिरते थे? बिल्कुल, ये तो मैंने पब्लिश की थी, मेरे ख्याल में दो मिले थे मुझे हैंडेक्स, और बहुत अच्छी कंडीशन में थी। कई बार चीज़ें ऐसे पड़ी हुई मिल जाती हैं और कई बार जाके खुदाई करनी होती है। एएसआई कैसे तय करता है या किस तरह से लीड मिलती है कि कहीं कुछ है, अब यहाँ जाके काम किया जाना चाहिए? ऐसा है कि पहले तो एएसआई का ये सिस्टम था कि विलेज टू विलेज सर्वे करते थे, अब शायद छोड़ दिया है, और दूसरा होता था प्रॉब्लम ओरिएंटेड सर्वे। उसमें जैसे विलेज टू विलेज सर्वे फॉर एंटिक्वेरियन रिमेन्स, उसमें हर एक पूरे देश के अलग अलग जोन बना रखे थे, और हर एक सर्कल जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हैं उन लोगों को उस एरिया में एक्सप्लोरेशन करना पड़ता था, और उस एक्सप्लोरेशन में जो भी साइट्स डिस्कवर करते थे वो पब्लिश करते थे उनके बारे में।
अब पता नहीं वो तो गांव-गांव जाके पता करना, विलेज बात टू करना, विलेज टू विलेज लोगों सर्वे, से पूछना भी हाँ, होता लोगों होगा। से पूछना और देखना कि यहाँ कोई पुराना माउंट तो नहीं है, कोई पुराने रिमेन्स तो हैं कि नहीं। और दूसरा होता था प्रॉब्लम ओरिएंटेड सर्वे, कोई ख़ास आर्कियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको लेकर के, जैसे उदाहरण के तौर पर पेंटेड ग्रेवेयर कोई ले लीजिए कि पेंटेड ग्रेवेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, और अगर तो उस क्षेत्र में पूरा एक्सप्लोरेशन किया जाता था। और उस दौरान न केवल पेंटेड ग्रेवेयर बल्कि और भी पीरियड के जो रिमेन्स हैं वो मिलते थे। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड सर्वे और विलेज टू विलेज सर्वे दोनों क्या, पता नहीं अब होता है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। अच्छा, ये कई बार ऐसे ही पता चलता होगा, किसी गांव में, किसी खेत में, किसी घर में कहीं कुछ मिल गया, फिर क्या प्रोसेस होता है अगर पता फिर चल उसके जाए? बाद जाते हैं लोग, जाकर के देखते हैं, मालूम करने की कोशिश करते हैं, और आमतौर से लोग जो हैं वो दबा देते हैं कि भाई हमारे खेत में कुछ मिला है, कहीं यहाँ पर हमको खुद काम करने से रोक न दें। उन लोगों में ये एक धारणा बन गई ना कि सरकारी लोग आ गए तो कोई गड़बड़ होगा। आपके पूरे जीवन काल में हुआ कभी किसी को मनाना पड़ा हो कि खोद लेने दो भाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसी मुझे कोई समस्या नहीं आई। नहीं, मतलब लोगों का सहयोग कितना ज़रूरी है इसमें? बहुत ज़रूरी है। मान लिया अगर किसी की ज़मीन में कुछ सामान मिलता है पुराना, तो वहाँ अगर हमको खुदाई करनी होगी तो जाहिर है उसके सहयोग के बिना थोड़ी होगा। हालांकि सरकारी आदमी हैं तो ऑर्डर निकलवा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जो जहाँ कहीं भी कुछ मिला है वहाँ के उस ज़मीन के या उस क्षेत्र के लोगों का सहयोग मिले। क्या ऐसे लोगों को मुआवजा भी मिलता है ज़मीन वगैरह अगर? हाँ, मुआवजा तो मिलता है, मुआवजा मिलता है। अच्छा, और वहाँ खुदाई होने के बाद वो ज़मीन वापस दी जाती है या फिर नहीं मिलती? ये डिपेंड करता है कि कैसा साइट है वो। अच्छा, नहीं तो फिर रखी भी जा सकती है और दी भी जा सकती है, दोनों तरह से। मैं आपसे पहले पूछ रहा तो जानना भी चाहूँगा एएसआई के बारे में कुछ चीज़ें। है क्या आर्कियोलॉजिकल, जब हम शब्द को बोलते हैं, क्या होता है पुरातत्व? पुरातत्व तो है प्राचीन संस्कृतियों को, प्राचीन सभ्यताओं को समझने का प्रयास है मेरी दृष्टि से। एक प्रयास ही तो हम कर सकते हैं समझने का, तो निदान नहीं है, प्रयास है, केवल प्रयास है, निष्कर्ष तो है नहीं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, कब बना, कैसे बना, कोई अचानक घटना घटी, सोच समझ के बनाया गया था, हुआ क्या, इसका इतिहास क्या है? आजकल तो बहुत चर्चा में है। आजकल चर्चा में है, अब ज़्यादा रहने लगा है, अब थोड़ा ज़्यादा रहने लगा। नहीं, 1861 में स्थापना हुई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की। उसके पहले अंग्रेज़ों के समय में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जिसमें जो एंटिक्वेरियन लोग थे, जिनको प्राचीन भारत के प्राचीन काल के बारे में जानने की उत्सुकता थी, उन लोगों ने शुरू किया था। कलकत्ते में थे एशियाटिक सोसाइटी, बम्बई में थी, और इसके अलावा छोटी मोटी और भी एंटिक्वेरियन सोसाइटीज़ थी अलग अलग भाग में। ये अपने अपने स्तर पे काम कर रहे थे, अपने, ऐसा कुछ नहीं था कि सरकार ने कहा हो अनुदान देंगे चलो। नहीं, लेकिन ये जो एशियाटिक सोसाइटी है उसमें तो सरकारी अनुदान मिलता ही था, मिलता था। और ये जो शुरुआत करने वाले लोग थे, क्या ये पेशेवर आर्कियोलॉजिस्ट थे? जैसे विलियम जोन्स थे, विलियम जोन्स हुए, और कनिंघम के बारे में बाद में जानते हैं, ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट थे। कनिंघम तो आर्कियोलॉजिस्ट थे ही, तो आए थे एक्सप्लोरेशन करने के लिए, आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करने के लिए, और सिस्टमेटिक आर्कियोलॉजिकल सर्वेस उन्होंने करी थी इंडिया में, सिस्टमेटिक। बाकी ये सोसाइटीज़ तो बनी थी जो अपने स्तर पे जो लोग एमेच्योर्स जो थे या जो प्रोफेशनल्स थे, वो लोग अपना काम करते थे। और उसके बाद भाई एक लंबा समय रहा अंग्रेज़ों से लड़ाई का, हिंदुस्तानियों की, फिर 1947 भी आया। इसके बाद फिर क्या स्वरूप बदला है एएसआई का? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि महत्व कैसे बढ़ा धीरे धीरे। नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आपको तो मालूम ही है कि 1861 में स्थापना हुई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का के उस स्वरूप में कोई बदलाव हुआ हो ऐसा मुझे तो नहीं लगता। वो तो वैसे ही चल रही थी जैसे सर्कल्स, जो अलग अलग मंडल थे या जो ब्रांचेस थी या एक्सकेवेशन ब्रांच थी, वो सब
प्री इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता से पहले जो जैसा इसका स्वरूप था वैसा ही कंटिन्यू करा। चूंकि आपने 96 तक इसमें काम किया, तो क्या बदलती सरकारों, बदलते मंत्रियों, बदलते लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि फ्री हैंड देना, ज़्यादा अनुदान मिलना या नहीं ध्यान देना, ऐसा भी होता रहा है? ये मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरा डायरेक्ट संपर्क इनसे किसी से नहीं रहा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये है कि पढ़ने लिखने की आदत नहीं है लोगों में। ऐसा मैंने अनुभव किया है जो शायद संस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं तो एक अच्छे पुरातत्ववेत्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए? अच्छे पुरातत्ववेत्ता में सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए। जो कुछ भी वो, हमें तो ये आदत हो गई है, अभी भी मैं चलता हूँ तो नीचे देख के चलता हूँ, रिफ्लेक्सेस ऐसे हो गए। और दूसरा ये है कि पढ़ने लिखने की आदत होनी चाहिए, न केवल पढ़ना बल्कि लिखना, पब्लिश करें। वो एक एडेज है ना, पब्लिश और पेरिश। या तो छप गया या फिर वो खो गया। तो और इतनी अच्छी लाइब्रेरी है हमारी, और हमारे तो सर्कल्स में, मैं जिस चीज़ सर्कल में पोस्टेड हुआ हूँ, मैंने पहला काम ये किया कि जो लाइब्रेरी है उसको और एनरिच किया जाए, क्योंकि किताब एक बार ही छप गई, बाद में मिले न मिले। हाँ, वो आउट ऑफ पब्लिकेशन हो गई। मुझे याद है कि 2-3 सर्कल्स जहाँ मैं रहा हूँ, मेरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स ऑफिसर थे, कहते आप तो सारा पैसा किताबों में ही खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा किताब एएसआई की अपनी लाइब्रेरी होती है? एएसआई की तो लाइब्रेरी, हर एक सर्कल की लाइब्रेरी है, और सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी तो गजब की। आपने देखा कभी? और लोग भी जाके पढ़ सकते हैं ना? पढ़ सकते हैं परमिशन लेकर। आपकी दिलचस्पी कैसे जागी थी? आपकी दिलचस्पी कैसे जागी एएसआई में, मतलब पुरातत्ववेत्ता होने की तरफ? क्या हुआ था? मैं तो इतिहास का विद्यार्थी था, एमए मैंने हिस्ट्री में किया। कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, यहीं थे आप? वहाँ हमारे एक टीचर थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। हाँ, वो बहुत सीरियस आदमी व्यक्ति थे, उनसे मेरा अच्छा वो था। और मैंने कोशिश ये करी, जब मैं एमए कर रहा था तो मैं न केवल जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो पढ़ता था, मैं और उससे ज़्यादा पढ़ता था। हालांकि मेरे नंबर बहुत ख़राब आए थे, वो अलग बात है। फिर मैंने स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी 1959 में जब बना, मैं पहले बैच में उसका स्टूडेंट था। बीबी लाल उसके डायरेक्टर थे, और अमलानंद घोष हमारे डायरेक्टर जनरल थे, जो मेरे दृष्टि से सबसे महान डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे में हुए। घोष साहब, बीबी लाल को देश क्यों याद रखता है, क्यों याद रखा जाना चाहिए? बीबी लाल को, आप तो शिष्य हैं उनके काम के लिए। हाँ, थोड़ा बताइए उनके काम के बारे में। उन्होंने कुछ स्थल जिनको महाभारत से जोड़ा जा सकता है, उन स्थलों का उत्खनन किया। जैसे हस्तिनापुर है, सबसे पहली बार। हाँ, हस्तिनापुर है, और पुराना किला में भी उन्होंने कुछ ट्रायल ट्रेंचिंग किया था, जो इंद्रप्रस्थ से आइडेंटिफाई किया जाता है। और उन्होंने कोशिश ये करी कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको आर्कियोलॉजी से कोरिलेट करने की। ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। ये संयोग से हुआ या सोच के गए थे कि? सोच के ही किया होगा। ओके। सोच के ही किया होगा। आपको मौका मिला साथ में करने का? खुदाई में, हाँ, मैं पुराने किला में जब उन्होंने खुदाई करी थी 1968 से 72, आप बता रहे थे। हाँ, उसमें मैंने भाग लिया था। तो और क्या क्या सीखा बीबी लाल साहब से? पद्म विभूषण थे, देश के बड़े इतिहासकार थे। एक तो ये सीखा कि जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो वेरीफाइएबल होना चाहिए। ये एक अच्छा गुण भी है पुरातत्ववेत्ता का। और अब तो पुरातत्ववेत्ता जो है तो पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, और क्या सीखा? और क्या सीखा, ये तो सोचना पड़ेगा मुझे। कई चीज़ें सीखी उनके साथ। तब का एएसआई, आज के एएसआई, मुझे कहना ठीक नहीं होगा। अच्छा। लेकिन तब जो था हमारे यहाँ पर एकेडमिकली बहुत साउंड थे स्कॉलर्स, वेरी साउंड। चाहे वो अमलानंद घोष को ले लीजिए, कृष्णदेव, आपने नाम सुना होगा, एक से एक, वीडी कृष्णा स्वामी, प्री हिस्टोरियन। तो मुझे तो मतलब
सबसे प्रसन्नता इस बात की कि मुझे इन लोगों के संपर्क में आने का अवसर मिला। बल्कि अमरानंद घोष थे तो वो जब वो रिटायर हो गए उसके बाद भी मैंने उनके साथ, उन्होंने मुझे कहा कुछ उनको असिस्ट करने के लिए, तो मैंने कहा मैं तो दौड़ते हुए आऊँगा आपके, मतलब मेरे मन में उनके प्रति इतनी श्रद्धा थी। अब चूंकि समाप्ति की तरफ हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी फिर भी पूछना चाहूँगा, कालीबंगा की खुदाई में क्या कुछ बड़ी चीज़ें थी जो हमें पता चली थी जो आपने किया? क्या कुछ कालीबंगा में सबसे बड़ा तो ये हुआ कि जो भी हड़प्पा संस्कृति की जो के संबंध में जो भी धारणाएं हैं वो एक प्रकार से उनका ध्वस्त हो गई, ध्वस्त हुई, पुष्टि नहीं, हुई, उनकी पुष्टि हुई। और दूसरा कालीबंगा की खुदाई में दूसरा जो हुआ, जो प्री हड़प्पन कल्चर जो है उसका अच्छा वो हो गया, उसकी स्टडी हुई। हाँ बिल्कुल। हमें क्या पता चला उन लोगों के बारे में? मतलब अब बहुत लोग जानना चाहते हैं कि वो लोग हम लोगों में क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं। ये तो बड़ा मुश्किल है कहना इसे। मुख्य बिंदु फिर भी, क्योंकि हाँ मैं समझता हूँ मुश्किल तो है ही, इतना लंबा चौड़ा लिखा पढ़ा गया है, फिर भी कुछ मोटी बातें अगर आप बताना चाहें कि ये सबसे पहली बार पता चला था। सबसे पहले एक कालीबंगा में का एक बड़ा अच्छा वो मिला था, अर्लीस्ट प्लाउड फील्ड। अच्छा, जुता हुआ खेत। हाँ, कालीबंगा में ही मिला था शायद। हाँ कालीबंगा में। तो बल्कि वो लाल साहब ने तो उसमें एक कविता भी लिखी थी। अच्छा। अलग ही एहसास होता होगा सर देख के, जब ऐसी जगह आप चलते होंगे कि आज से हजारों साल पहले लोग खेती करने का शऊर भी जानते थे, और इस क्षेत्र में दुआब की और कई जगह मैंने पढ़ा कि जो खेती हम आज करते हैं, जो कृषि हम आज करते हैं, वो तब भी होती रही। सरसों है उसमें, चावल है। वो बल्कि कालीबंगा में वो अर्लीस्ट प्लाउड फील्ड भी मिला था। हाँ, वो आप जो कह रहे हैं, लाल साहब ने उसमें एक कविता भी शायद उसी पे कविता भी उभराई। इसी तरह कश्मीर के मंदिरों पर बात है, खूब चर्चा में रहते हैं। अभी भी मैं पिछले दिनों एक पॉडकास्ट कर रहा था, उसमें भी कश्मीर का जिक्र हुआ, मंदिर का जिक्र हुआ। आपने वहाँ भी खुदाई करवाई थी? मैं बुरज़होम में भाग लिया था। क्या वहाँ की कहानी क्या है? बुरज़होम तो मेरी दृष्टि में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। वहाँ पर एक तो नवाश्म का युगीन अवशेष मिले थे, नियोलिथिक। ओके। ड्वेलिंग पिट्स, गड्ढों में वो लोग रहा करते थे। अच्छा। और उनका घर ही गड्ढों में था? वो लोग रहते थे गड्ढों में? हाँ, नियोलिथिक। हाँ, नियोलिथिक लोग गड्ढों में रहते थे, ड्वेलिंग पिट्स थी। और बाकायदा उनमें काफ़ी गहरे गड्ढे थे, उनमें उसके इर्द गिर्द सतह पर पोस्ट होल्स मिले थे कि उनके ऊपर छत कैसी डाली जाती थी। और मेरे ख्याल में ये न केवल बुरज़होम में बल्कि कुछ और भी जो स्थल बाद में खोदे गए थे वहाँ पर भी ड्वेलिंग पिट्स मिली थी, नवाश्म युगीन। सर जैसे मतलब एक जगह पर मान लीजिए 5-6 बार लोग रहे और चले गए, एएसआई के पास क्या उपकरण है, क्या तरीका है समझने जानने का कि क्या पहले है क्या बाद में, फिर क्या उसके वो तो बाद उसकी स्ट्रेटिग्राफी से पता चलता है। मतलब हमें लेमैन की भाषा में थोड़ा समझिए। अलग अलग मैंने जो पहले रहे हैं वो नीचे के सबसे नीचे। हाँ, उसके ऊपर अगर कोई दूसरे आकर के बसे और बीच में टाइम गैप भी होगा, कुछ समय तक वो बस्ती जो थी वो उजाड़ रही, तो नेचुरली कुछ नेचुरल डिपॉजिट्स वहाँ पर हो जाएंगे। फिर नए लोग आएंगे इस तरह से। और इसी वजह से जो पुरानी बस्तियाँ हैं वो माउंट की शेप में होती हैं, टीले की शेप में, ख़ास तौर से ऐतिहासिक काल के। तो जब लेयर्स बनती हैं तो उससे एक तो आइडिया लग जाता है कि ये पहले आए, ये उसके बाद आए, ये उसके बाद आए। अब कार्बन डेटिंग जैसी चीज़ भी आ गई। आपके समय पे आप कार्बन डेटिंग कर रहे थे? हाँ, कार्बन डेटिंग आ गई थी। किन किन चीज़ों की कार्बन डेटिंग हो सकती है? ऑर्गेनिक मैटर की, जैसे कोयला हुआ, लकड़ी हुई, हड्डियाँ हुई। पत्थरों के बारे में कैसे? पत्थरों के लिए तो एक और सिस्टम है, लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। मतलब
तो अब लेकिन पत्थर की डेटिंग जो है वो तो पत्थर कब बना था उसकी डेट मिलेगी ना, न कि कब वो पत्थर एक बतौर उससे कुछ और बना वो नहीं होगा। उपकरण नहीं। हाँ, उपकरण का तो पता नहीं चल सकता, केवल पत्थर के बारे में पता चल सकता है। ऐसा भी होता है कि किसी खास जगह का पत्थर किसी खास जगह मिलता हो और फिर आइडिया लगता हो कि यहाँ के लोग यहाँ आए थे या व्यापार करते होंगे। हाँ, वो तो कहाँ से जैसे कोई पत्थर कहीं पर है वो उस पर्टिकुलर साइट में नहीं उपलब्ध है, आसपास कहीं दूर उपलब्ध से लाया गया है, वो पता चल जाता है तो कि उसका आइडिया लग जाता हाँ। है। अच्छा, दमन दीव के बारे में भी मैं पढ़ रहा था, वहाँ पारसी स्मारकों पर काम हुआ। हाँ, मैं जब गया था पहली बार दीव, कब? तो वहाँ पर मैंने एक तो अगियारी मुझे मिली, जहाँ अभी जब मैं गया था तब वो कुछ रोमन कैथोलिक नन्स थी, वो वहाँ पर रहा करती थी। वो एक फायर टेम्पल था एक्चुअली। हाँ, जो पारसी फायर टेम्पल बनाते हैं। और दूसरा वहाँ पर दीव में दंडेश्वर या कौन सी जगह थी उधर, ये थे दख्मा, जो पारसी लोगों का आपको मालूम होगा, वो बड़ा रोचक था। मैंने उस पर एक पेपर भी छापा है, बल्कि हिंदी में भी लिखा है वो, दीव के पारसी अवशेष। तो अगियारी और ये क्या बोलते हैं दख्मा, 2 दख्मा मिले। उसको पहली बार मैंने वहाँ एक दख्मा के अंदर गया जिसमें कैसे वो लोग किस हिसाब से बॉडीज़ को रखते थे। और ये कितना पुराना होगा? वो ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन उसके पहले उसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि नन्स वगैरह वहाँ पर रहने आ गए। नहीं, वो तो जो नन्स तो फायर टेम्पल उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था। अच्छा। लेकिन जो ये आ गया वो क्या कहते हैं दख्मा है, वो थोड़ा दूर है टाउन से, बट वेरी इंटरेस्टिंग। पहली बार मैंने उसको लेकर के पारसियों का, ज़ोरोएस्ट्रियंस का क्या सिस्टम है, अपने मृत व्यक्ति को कहते हैं ना, वो गिद्ध को खिला देते हैं टावर पे रख के, डेड टावर। तो टावर के मैंने पूरी ड्राइंग्स वगैरह छापी हैं। बल्कि अब वो शायद मैंने शुरू किया था कि वो प्रोटेक्शन में ले लिया जाए। मेरे ख्याल में प्रोटेक्टेड है अभी। जब कहीं खुदाई करनी हो, किसी को लगता हो यहाँ करनी है, तो क्या कुछ प्रोसेस होता है ये कन्विंस करने का, कहने का कि साहब हमें यहाँ खुदाई करने की इजाज़त दीजिए? कैसे मिलती है? हाँ, तो वहाँ पर क्या मटेरियल रिमेन्स मिले हैं उसी के आधार पर कर सकते हैं। और अगर वो पुराना टीला है, कितना बड़ा टीला है और कितना पुराना यहाँ पर पुराने यहाँ के अवशेष हैं, क्या उसका महत्व होगा, ये तो डिपेंड करता है ना साइट के हिसाब, साइट टू साइट। सर, ओके कौन करता है इसे? वो तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की एक स्टैंडिंग कमेटी है, वो उसमें लोग अप्लाई करते हैं। और लेकिन एक बात मुझे इससे ख्याल आई, मैं थोड़ा हट के कह रहा हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक बहुत अच्छा सिस्टम था, विलेज टू विलेज सर्वे फॉर एंटिक्वेरियन रिमेन्स और प्रॉब्लम ओरिएंटेड सर्वे, वो शायद अब बंद हो गया। हाँ, जो आप अभी बता रहे थे, गांव-गांव जाना और उस तरह से करना। अंत में पूछूंगा कि चूंकि आपका काम ऐसा है कि मेहनत बहुत है, लेकिन अचानक कभी कुछ निकल आया, और ये भी सच है कि कभी कुछ ऐसा निकल आया कि इतिहास की धारा ही बदल गई। जैसे अभी सनौली की खुदाइयाँ, या उस तरफ बड़ा लोगों का ध्यान है, अंत में क्या निकलेगा नहीं निकलेगा मालूम नहीं। कभी कुछ ऐसा हुआ, कोई वाक़या आपको याद हो जिसमें आपको बड़ी हैरानी हुई हो कि सोचा क्या था, हुआ क्या? सबसे अच्छा मुझे अब याद आया कि जब मैं दीव में मैं पारसी अवशेष मिले, और उसका आइडिया नहीं था सर कि वहाँ ऐसा कुछ होगा। नहीं, दीव में तो पारसी का ऑक्यूपेशन था ना, लेकिन वहाँ पर इनके ऐसे अवशेष मिलेंगे, मुझे बहुत संतोष हुआ। और उसके बाद मैंने ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म पर और पारसियों के प्रैक्टिसेस, उस पर पूरी किताबें ख़रीद करके पढ़ा, तब मैंने पेपर भी पब्लिश किया, हिंदी में भी लिखा है उस पर। तो पारसियों की संस्कृति, परंपरा या धर्म के बारे में समझने पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। अंत में जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है उस पर सवाल पूछ लेता हूँ, आप यदि उसे याद करके बता पाएँ। मैं बार बार, चूँकि मैं पश्चिमी यूपी से आता हूँ और हमारे यहाँ ये मुझे बड़ा चमत्कृत करता था कि हड़प्पा काल
कि जो उस दौरान लोग रहे होंगे वो हमारे यहाँ भी रहे हैं, यहाँ भी बसावट रही है। फिर उसी धरती पर बार बार महाभारत के भी कई बार पता चलता है, हाँ महाभारत के भी लोग यहाँ रहे होंगे। इस बेल्ट में खासकर दोआब की, जो पश्चिमी यूपी की है, दोआब जो है, जी हाँ, जो खासकर पश्चिमी यूपी की बात करूँ अभी मैं, तो यहाँ पर बहुत क्षेत्र हैं जिनके वही पुराने नाम हैं, बार बार कुछ कुछ मिलता रहता है। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट आपके लिहाज से कौन सी है? यहाँ खुदाई होनी चाहिए, जहाँ से ये यकीन है आपको किसी हद तक कि यार इसे खोदो तो कुछ ज़रूर पहेलियाँ सुलझेंगी, खासकर महाभारत की अगर सुलझ सकती हूँ, या कुछ और भी जो आप समझते हो। यही दोआब का क्षेत्र जो है पूरा, इसका पूरा इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, और न केवल इस दृष्टि से कि वहाँ पर क्या उपलब्ध है सरफेस एक्सप्लोरेशन में, बल्कि उसका पास्ट से, एंशिएंट पास्ट से कैसे कोरिलेट किया जा सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए। पता नहीं मैं समझा पाया हूँ कि नहीं। मैं समझ गया। ये आखिरी प्रश्न होगा मेरा। इस अभी जो कुछ नए एक्सकेवेशंस हो रहे हैं और कुछ हमें भी लगता है कि कुछ खुदाई हुई, कुछ नई बातें निकल रही हैं, आप इस तर्क से सहमत हैं कि अभी टेक्स्ट बुक में उस लिहाज से काफ़ी कम है हमारे पढ़ने के लिए, और इसमें कुछ संवर्धन होना चाहिए, अब चीज़ें जुड़नी चाहिए, अब वो सही वक्त है जब सिर्फ वो पुरानी बातें नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, बल्कि जो आप लोगों ने मेहनत की, आगे आने वाले लोग आपकी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें जोड़ा जाना चाहिए? कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ फाइंडिंग्स हैं जो जोड़नी चाहिए? ऐसा कुछ साल पहले एनसीईआरटी ने एक कमेटी बनाई थी, मैं भी उसका सदस्य था, और मैंने उसमें सुझाव ये दिया था कि एनसीईआरटी जो है वो हेरिटेज के बारे में जानकारी नहीं देता है अपने विद्यार्थियों को, और बल्कि उनको मैंने एक पूरा पेपर भी बना के दिया था कि हेरिटेज के बारे में स्टूडेंट्स को कितना और क्या कुछ बताना चाहिए। फिर बाद में उनको मैंने उनकी एक टेक्स्ट बुक में मैंने एक चैप्टर भी लिखा था हेरिटेज पर, क्योंकि तो हेरिटेज का हिस्सा है ना पुरातत्व, हिस्ट्री भी हेरिटेज ही है। तो जब तक हम अपनी हेरिटेज के बारे में नहीं बताएंगे, जब बताएंगे तो अपनी हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी भी बताएंगे ऑटोमेटिकली। तो शायद उन्होंने लागू किया था, मैंने लिख करके भी दिया था उनको इस विषय पर। उन्होंने शायद 8वीं 9वीं की क्लास में उन्होंने रखा था इसको। कुछ किताबों के नाम यदि आप इसमें लेना चाहें तो प्लीज़। जो मेरी जी आपकी, और जो आपको लगता है कि पढ़ी जानी चाहिए, आपको इंटरेस्ट जिन किताबों में हो कि इसको पढ़ो आप। अगर मैं अपनी किताब के बारे में कहूँगा तो इसका मतलब मैं उसकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ आप करें, बताइए। मैंने एक किताब लिखी थी, पुरातत्व प्रसंग, हिंदी में किताब, हिंदी में जी, जिसमें इसमें एक तो मेरा लेख है ताल तो ताल भोपाल ताल, जिसमें भोपाल ताल के संदर्भ में और भी पूरे भारत में जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स थे उसके बारे में है। अच्छा। एक है शिल्पी चिन्ह। आमतौर से जब हम लोग जाते हैं कहीं तो किसी बड़े मोन्यूमेंट को देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप लगभग हर मोन्यूमेंट में देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे लोगों ने, शिल्पियों ने अपने नाम लिखे, उन पे कोई ध्यान नहीं देता। तो उस पर मेरा एक दो तीन जगह छपा है, लेकिन इस किताब में ये है शिल्पी चिन्ह, ताल तो ताल भोपाल ताल। एक किताब और है जिस पर आपको पुरस्कार मिला था, वही पुरातत्व, आपने बताया पुरातत्व प्रसंग। अच्छा, अभी भी कोई किताब लिख रहे हैं? किताब लिख रहा हूँ। अभी कोई किताब प्रकाशन में हो, आने वाली हो? अभी एक कॉर्पस ऑफ इंडस सील्स एंड इंस्क्रिप्शंस जो आप बता रहे थे, हाँ, वो छपा है, एक वॉल्यूम और प्रेस में है। इससे बहुत उम्मीद है सर कि अगर हड़प्पा काल की लिपि को हम डिकोड कर सकें तो मेरा ख्याल है कि जो हम खोद कर पता कर रहे हैं वो बिना खोदे बहुत सारी चीज़ें उससे पता चलेंगी, मुझे लगता है। लेकिन जो हड़प्पा लिपि जो है वो अफीम है। हाँ, बताइए। वो पागल हो जाता है जो व्यक्ति है। आस्को पारपोला ने भी एक किताब लिखी थी, मेरे पास है, मैं पढ़ ही रहा हूँ। हैं? उस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ा है आपने? कौन सी वाली? उस यही जो आप बता रहे हैं, अभी मैं उसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। हाँ, पढ़ी है मैंने, है मेरे पास। अब तो पुरानी हो गई वो किताब। हाँ। तो उसको देख के कई बार मन होता है कन्विंस होने का, फिर लगता है कि नहीं, ये वाला तर्क ठीक नहीं है। क्योंकि जो कोई भी लिखेगा डिसाइफरमेंट ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, वो तो यही इसी धारणा से लिखेगा ना कि मैंने पढ़ लिया है। और वो अपने, अभी मेरे पास कोई किसी
किसी ने भेजा था एक करीब 200 पेज की टाइप स्क्रिप्ट। पागल हो जाते हैं ना कुछ लोग जो, तो उस व्यक्ति ने भी और कोशिश चल रही है। कोशिश तो ऐसे थोड़ी है ऐसे कि मैंने शब्द पढ़ लिया तो मैंने इसको, जैसे कृष्ण राव थे हमारे कलीग, उन्होंने कहा ये जो एक जो सील है ना पशुपति वाली, इसमें मैंने मखनासन पढ़ा है। अब भाई तुमने मखनासन पढ़ा तो तुम जो माँ जिसको कह रहे हो और सीलों में भी वो अक्षर जो है माँ होना चाहिए। तो वो मैच नहीं करता कुछ नहीं। उनका लेक्चर भी करवाया था नेशनल म्यूजियम में। मुश्किल का, हाँ मुश्किल है, लेकिन क्या करें, ये सिंधु लिपि भी अफीम है, लगे रहें, अफीम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। पता नहीं मैंने आपके कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। BM पांडे साहब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे, 35 साल सेवा दी और बहुत सारी जगहों पर खुदाई इनके नेतृत्व में हुई, कुछ में हिस्सा लिया। और आप और हम जो आज अपने अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, बहुत सारा हिस्सा इनकी मेहनत से वहीं से आया है। शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने के लिए। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे। अगर यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब, ये आपका फ़र्ज़। और अगर किसी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं ऑडियो में तो रेटिंग ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।